हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल मैक्सिमम तैयारी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों और अपनी तैयारी को जमकर कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं मुख्य सेविका भर्ती के लिए प्रैक्टिस नंबर 17 करने जा रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पाक विधि समायोजन में कौन सा तरीका प्रयोग किया जाता है? ए है मूल्य बढ़ाना, मार्कअप, बी है प्रतिशत, सी है प्राइम, डी है BARS। तो पाक विधि समायोजन में दोस्तों कौन सा तरीका प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है प्रतिशत। आंसर क्या हो जाएगा? बी, प्रतिशत होता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, खाद्य प्रक्रमण जिसमें अनाज का स्टार्च मांड में चीनी में परिवर्तित होता है। ए है पकाना, बी है भाप देना, सी है माल्ट करना, डी है बेक करना। तो खाद्य प्रक्रमण अनाज कौन सा है जो दोस्तों जिसमें अनाज का जो है स्टार्च जो होता है वो चीनी में परिवर्तित होता है? तो कौन सी होती है दोस्तों? तो माल्ट करना। आंसर क्या हो जाएगा? सी, माल्ट करना। इसमें क्या होता है कि इसमें जो अनाज को आंशिक रूप से अंकुरित किया जाता है और जो स्टार्च होता है उसका किण्वन के माध्यम से जो है वो से स्टार्च में परिवर्तित जो है चीनी में परिवर्तित कर दिया जाता है। स्टार्च जो है किण्वन के द्वारा जो है चीनी में परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, दूध पाश्चुरीकरण का ST तरीका किया जाता है। ए है 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए, बी 100 डिग्री सेल्सियस पर 1 सेकंड के लिए, सी है 89 डिग्री सेल्सियस पर 10 सेकंड के लिए, डी है 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड के लिए। तो एस टी क्या होता है दोस्तों? तो हाई टेम्परेचर और शॉर्ट टाइम के लिए जो है जो तरीका होता है वो कौन सा होता है? तो वो दूध पाश्चुरीकरण का तो 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड के लिए जो है इसको पाश्चुरीकृत किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आंसर क्या हो जाएगा? डी, 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड के लिए जो है पाश्चुरीकृत किया जाता है दूध को। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, अंडे में सभी पोषक तत्व होते हैं इसे छोड़कर। ए है एविडीन, बी है राइबोफ्लेविन, सी है कार्बोहाइड्रेट, डी है बायोटीन। तो अंडे में सभी पोषक तत्व होते हैं किसे छोड़कर दोस्तों? तो वो होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्ब्स इसमें जो है अंडे में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और अंडा जो होता है अंडे के में जो है ये उच्च कोटि का प्रोटीन होता है। अंडा क्या होता है? उच्च कोटि का प्रोटीन इसमें पाया जाता है अंडे में। क्यों उच्च कोटि का? क्योंकि ये जंतु जगत से प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, गेहूं के प्रोटीन में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला एमिनो एसिड है। ए है मेथियोनिन, बी है ट्रिप्टोफन, सी है लाइसिन, डी है ल्यूसिन। तो दोस्तों मैंने आप सबों को जो है बताया था कि जो है 20 एमिनो एसिड होते हैं जिनमें से हमारे लिए 10 जो है इसेंशियल होते हैं और 10 जो होते हैं नॉन इसेंशियल होते हैं। 10 जो है इसेंशियल भी मैंने बताया था। आप अगर 10 इसेंशियल के नाम याद रखेंगे तो नॉन इसेंशियल आप अपने आप पहचान जाएंगे इसमें। तो इसका ट्रिक मैंने बताया था। 10 जो है इसेंशियल है। इसेंशियल एमिनो एसिड कौन कौन से हैं? तो मैं एक जो है ट्रिक है, A, P, V, PTV में हिल के। PTV में हिल के। आ से क्या होता है दोस्तों? आइसोल्यूसिन और अर्जिनिन होगा। पी से फिलालानिन होगा। टी से ट्रिप्टोफन होगा और थ्रियोनिन होगा। वी से वैलिन होगा। म से जो क्या हो जाएगा? मिथियोनिन हो जाएगा। ही से हिस्टिडीन हो जाएगा। ल से ल्यूसिन और लाइसिन हो जाएगा। तो कितने हो गए दोस्तों? 1 2 3 4 6 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए दोस्तों। तो ये 10 नाम आप लोग जो है इसका याद रखिएगा, जो है इसेंशियल ये एमिनो एसिड है। तो यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों गेहूं के प्रोटीन में सबसे कम मात्रा में कौन सा एमिनो एसिड होता है? तो वो होता है, आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा लाइसिन। गेहूं में क्या होता है? सबसे कम मात्रा में लाइसिन होता है दोस्तों, क्योंकि गेहूं में क्या होता है इसमें जो है सभी प्रोटीन नहीं पाए जाते हैं तो इसमें जो है लाइसिन नहीं पाया जाता है। आंसर सी हो जाएगा, लाइसिन हो जाएगा। और मिथियोनिन और ट्रिप्टोफन किस में नहीं पाया जाता है दोस्तों? तो दाल में जो है, अगर पूछे कि दाल में जो है
दाल में मिथियोनिन और ट्रिप्टोफन जो है अमीनो एसिड नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, साथ में इसको भी याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है, सामाजिक नियंत्रण को उपकरणों की प्रणाली किसने कहा है? ए है रॉश ने, बी है ऑकबर्न एवं नीमकॉफ ने, सी है लैंडिस ने, डी है मैकाइवर और पेज ने। तो सामाजिक नियंत्रण शब्द पहले किसने दिया था दोस्तों? तो वो रॉश ने ही दिया था। सामाजिक नियंत्रण शब्द रॉश ने दिया था। कब? तो 1901 में अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल में रॉश ने जो है सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किया था, और उपकरणों की प्रणाली भी जो है रॉश ने दिया। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपकरणों की प्रणाली किसने दिया है? तो रॉश ने ही दिया है। ठीक है दोस्तों, और ऑकबर्न जो है, ऑकबर्न के बारे में अगर पूछे तो इनकी पुस्तक है सोशल चेंज। ऑकबर्न की पुस्तक है, 1922 में इन्होंने दिया था ऑकबर्न ने, और इन्होंने सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत दिया है। किसने? ऑकबर्न ने सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत दिया है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, मिशन इंद्रधनुष कब शुरू किया गया था? ए है वर्ष 2014 में, बी है वर्ष 2015 में, सी है वर्ष 2013 में, डी है वर्ष 2012 में। तो मिशन इंद्रधनुष कब शुरू किया गया था दोस्तों? तो 25 दिसंबर 2014 में पहली बार जो है मिशन इंद्रधनुष शुरू किया गया था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 2014 में। और इसके जो है तो आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा, 2014 में मिशन इंद्रधनुष शुरू किया गया था। अगर पूछे गहन मिशन इंद्रधनुष कब शुरू किया गया था? गहन मिशन इंद्रधनुष कब शुरू किया गया था? तो वो शुरू किया गया था 2017 में, अक्टूबर 2017 में जो है गहन मिशन इंद्रधनुष शुरू किया गया था। और अगर पूछे गहन मिशन इंद्रधनुष 2.0 कब शुरू किया गया था? तो वो शुरू किया गया था 2019 में। और गहन मिशन इंद्रधनुष 3.0 कब शुरू किया गया था? तो वो किया गया था 2021 में। कब शुरू किया गया था? 2021 में। गहन मिशन इंद्रधनुष 3.0 2021 में शुरू किया गया था। अगर गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0 पूछेगा तो वो 7 फरवरी गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0 कब शुरू किया गया था? तो 7 फरवरी 2022 में शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो साथ में इसको भी याद रखिएगा, मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 में। ठीक है दोस्तों, 25 दिसंबर 2014 में मिशन इंद्रधनुष। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे निम्न होगा। निम्न में से पूर्वामुखीकरण परिवार का उदाहरण है? ए है जिसमें जन्म हुआ हो, बी है जिसमें गोद लिया गया हो, सी है जिस परिवार में शामिल होना चाहता है, डी है उसमें विवाह हुआ हो, जिसमें विवाह हुआ हो। तो पूर्वामुखीकरण परिवार किसे कहते हैं दोस्तों? तो जिसे ए हो जाएगा जिसमें जन्म हुआ हो। पूर्वामुखीकरण परिवार या जन्ममूलक परिवार कहा जाता है जिसमें जन्म हुआ हो। ठीक है दोस्तों, अगर पूछे कि परिवार का जो है 2 भागों में, मर्डॉक ने 2 भागों में बांटा गया है। मर्डॉक ने बांटा है दोस्तों 2 भागों में। एक जन्ममूलक परिवार होता है, जन्ममूलक, दूसरा प्रजननमूलक परिवार होता है। ठीक है, जन्ममूलक जिसमें हम जन्म लेते हैं, जन्ममूलक, और प्रजननमूलक जो हम स्वयं बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, और मर्डॉक की पुस्तक का क्या नाम है? तो सोशल स्ट्रक्चर जो है, सोशल स्ट्रक्चर नामक पुस्तक जो है मर्डॉक की है। 1949 में इन्होंने दिया था। ठीक है दोस्तों, मर्डॉक की पुस्तक नाम सोशल स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको भी साथ में याद रखिएगा पुस्तक दोस्तों। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, अभिकथन ए, जनजातीय समाज में जीवन सरल और एकीकृत होता है। तर्क है आर, जनजातीय समाज में अनुशासन को कतिपय लोक मान्यताओं और परंपराओं से बनाए रखा जाता है।
क्या कह रहा है दोस्तों, जनजातीय समाज में जीवन क्या होता है, सरल और एकीकृत होता है। क्यों? क्योंकि जनजातीय समाज में अनुशासन को कतिपय लोक मान्यताओं और परंपराओं से बनाया जाता है। तो यहाँ पे क्या, ये जो है दोस्तों, इसका जो है क्यों होता है सरल और एकीकृत, तो यहाँ पे इसका रीज़न दिया है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, दोनों ही सेटिस्फाइड करते हैं। तो यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही स्पष्टीकरण, सॉरी ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। ठीक है दोस्तों, तो आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में कुछ जनजातियों में किसी लड़की से विवाह करने के पूर्व लड़के द्वारा अपनी शक्ति सिद्ध करने की प्रथा है, इसे कहते हैं ए परिवीक्षा विवाह, बी है घुसपैठ विवाह, सी है परीक्षण विवाह, डी है शक्ति विवाह। तो जो दोस्तों लड़के को जो है शादी से पहले जो है शक्ति सिद्ध करनी होती है अपनी, तो उसे कौन सा विवाह कहते हैं, तो वो होता है परीक्षण विवाह होता है। ठीक है दोस्तों, परीक्षण विवाह ये कहाँ देखने को मिलता है, तो गुजरात की भील जनजाति में जो है देखने को मिलता है, गुजरात में भील जनजाति में। ठीक है दोस्तों, परीक्षण विवाह देखने को मिलता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, निम्न में से कौन तृतीयक संबंधी है, ए है मामा, बी है साले की पत्नी, सी है भाई का पुत्र, डी है पिता। तो कौन दोस्तों तृतीयक संबंधी है इसमें, तो साले की पत्नी जो हो जाएगी जो तृतीयक संबंधी। पहले क्या, ये हस्बैंड होगा और ये इसकी पत्नी होगी, और पत्नी की जो भाई होगा और भाई की जो होगी वो पत्नी होगी, तो ये इसका क्या तृतीयक संबंधी हो जाएगा। जो पत्नी होगी साले की, ये इसका साला हो गया और ये इसकी पत्नी होगी, तो तृतीयक संबंधी हुआ ना दोस्तों। तो यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, किसने पीढ़ियों की गहराई को संयुक्त परिवार का लक्षण बताया है, ए है जी.एस. घुर्रे ने, बी है एम.एन. श्रीनिवास ने, सी है इरावती कर्वे ने, डी है के.एम. कपाड़िया ने। तो किसने पीढ़ियों की गहराई को संयुक्त परिवार का लक्षण बताया है दोस्तों, किसने बताया है पीढ़ियों की गहराई को संयुक्त परिवार का लक्षण, आंसर क्या हो जाएगा, के.एम. कपाड़िया ने। किसने बताया था, तो के.एम. कपाड़िया ने जो है पीढ़ियों की गहराई को संयुक्त परिवार का लक्षण बताया है। और जो है दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे जी.एस. घुर्रे की पुस्तक का क्या नाम था, तो कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन जो है दोस्तों, ये जी.एस. घुर्रे की पुस्तक का नाम है, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, ये जी.एस. घुर्रे की पुस्तक का नाम है। और एम.एन. श्रीनिवास की पुस्तक का क्या नाम है दोस्तों, तो इनकी पुस्तक का नाम है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। ठीक है दोस्तों, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया जो है ये भी एम.एन. श्रीनिवास की पुस्तक का नाम है दोस्तों, 1963 में इन्होंने दिया था। ये एम.एन. श्रीनिवास की पुस्तक का नाम है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। और इरावती कर्वे की क्या है दोस्तों, तो भारत में नातेदारी संगठन, ये इरावती कर्वे से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा, के.एम. कपाड़िया ने जो है पीढ़ियों की गहराई को संयुक्त परिवार का लक्षण बताया। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार की अवधारणाएं किसने विकसित की है, ए है जिमरमैन ने, बी है चार्ल्स कूले ने, सी है पी.एच. प्रभु ने, डी है रॉबर्ट बीरस्टीड ने। तो आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार की अवधारणा किसने विकसित की है दोस्तों, तो वो हो जाएंगे जिमरमैन ने। आंसर क्या हो जाएगा, ए जिमरमैन ने विकसित की है। किसने की है, जिमरमैन ने। तो आणविक परिवार, गृहस्थ परिवार और एक और दिया है, कौन सा है, तो वो हो जाएगा न्यायसीता परिवार। ठीक है दोस्तों, परिवार की 3 अवधारणाएं दी है, न्यायसीता परिवार, आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार, जिमरमैन ने। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, इसको जो है सुमेलित करना है। एक समान पारिश्रमिक
घरेलू हिंसा अधिनियम, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, डी है महिलाओं का अश्लील प्रतिरूपण निषेध अधिनियम। तो एक समान पारिश्रमिक अधिनियम कब लाया गया था दोस्तों? तो लाया गया था एक समान पारिश्रमिक 1976 में। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में लाया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब लाया गया था? 1990 में लाया गया था। और महिलाओं का अश्लील चित्र प्रतिरूपण दोस्तों तो 1986 में। तो एक समान पारिश्रमिक 1976 में लाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है आप लोग इसको याद रखिएगा, एक्ट है ये इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? एक समान पारिश्रमिक, दूसरा घरेलू हिंसा, चौथा दूसरा, चौथा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा ये। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु क्या है? ए है 18 वर्ष, बी है 19 वर्ष, सी है 20 वर्ष, डी है 21 वर्ष। तो भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी है दोस्तों? तो आर्टिकल दोस्तों 326 है, जिसमें जो है लोकसभा और राज्यसभा में जो है वयस्क मताधिकार की जो आयु जो रखी गई है वो 18 वर्ष रखी गई है। ठीक है दोस्तों, तो आर्टिकल 326 में कहा गया है। और जो दोस्तों इसमें जो है मताधिकार की आयु कितनी है? तो 18 वर्ष है। पहले कितनी थी? तो पहले 21 वर्ष थी। तो जिसे जो है 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है 1989 के द्वारा जो है इसे संशोधित करके 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। किस संविधान संशोधन? तो 61वें संविधान संशोधन 1989 में। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इसे भी दोस्तों सुमेलित करना है। एम.के. गांधी विकास का स्वदेशी मॉडल, बी है जे.एल. नेहरू विकास का मिश्रित मॉडल, सी है अमर्त्य सेन विकास का सामाजिक क्षमता मॉडल, डी है विनोबा भावे विकास का सर्वोदय मॉडल। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? एम.के. गांधी किससे संबंधित है? विकास के स्वदेशी मॉडल से संबंधित है। जे.एल. नेहरू जो है किससे? विकास का मिश्रित मॉडल। अमर्त्य सेन विकास सामाजिक क्षमता मॉडल से। और विनोबा भावे विकास का सर्वोदय मॉडल। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दोनों सब क्या है? सही सुमेलित है दोस्तों। तो यहाँ पे सब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये क्रम से ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा, ए हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्न में से किसने धर्म को इस अर्थ में परिभाषित किया है? न केवल मनुष्यों और मनुष्यों के बीच बल्कि मनुष्य और कुछ उच्च शक्तियों के बीच संबंध है। ए है मैकाइवर एम पेज ने, बी है ई बोगार्डस ने, सी है जॉर्ज गुरविच ने, डी है कूले और बर्नार्ड ने। तो किसने दोस्तों धर्म को इस प्रकार से परिभाषित किया? न केवल मनुष्य और मनुष्यों के बीच बल्कि मनुष्य और कुछ शक्तियों के बीच जो है संबंध जो है धर्म है। तो क्या हो जाएगा? ए मैकाइवर और पेज ने धर्म को परिभाषित किया है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक माध्यम है? ए है सीमा शुल्क द्वारा नियंत्रण, बी है कानून द्वारा नियंत्रण, सी है सार्वजनिक राय द्वारा नियंत्रण, डी है दंड विधान द्वारा नियंत्रण। तो कह रहा है दोस्तों इसमें कौन अनौपचारिक माध्य है इसमें सामाजिक नियंत्रण का? एक जो औपचारिक होता है और एक जो होता है अनौपचारिक होता है। तो कौन जो है इसमें अनौपचारिक है? कानून द्वारा नियंत्रण औपचारिक में आएगा, सार्वजनिक राय के द्वारा नियंत्रण ये भी औपचारिक में आएगा, दंड विधान सभा के द्वारा नियंत्रण जो ये भी औपचारिक में आएगा। तो कौन अनौपचारिक में आएगा? तो वो हो जाएगा सीमा शुल्क द्वारा नियंत्रण, ये जो है अनौपचारिक नियंत्रण हो जाएगा। तो आंसर ए हो जाएगा सीमा शुल्क द्वारा नियंत्रण। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सामाजिक स्तर को स्थापित किया जाता है और बनाए रखा जाता है। सामाजिक नियंत्रण की यह परिभाषा किसकी है? ए है लैंडिस की, बी है कार्ल मैनहीम की, सी है पीटर बर्गर की, डी है थॉमस लकमैन की। तो किसका स्टेटमेंट है दोस्तों यह? कि वह प्रक्रिया सामाजिक नियंत्रण जो है यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामाजिक स्तर को स्थापित किया जाता है और बनाए रखा जाता है। तो वो है लैंडिस की। किसकी है? लैंडिस ने दी है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है,
निम्नलिखित में से कौन महिला सशक्तिकरण उपागम से संबंध है? ए है साम्य और गरीबी विरोध उपागम, बी है सामाजिक आर्थिक हस्तक्षेप के अभिकल्पन एवं कार्यान्वयन में महिलाओं की सरोकारों को प्राथमिकता देना, सी है नीचे से ऊपर की ओर उपागम जो कि संरचना में लैंगिक संवेदनशीलता रूपांतरण का आह्वान करती है, डी है ऊपर से नीचे की ओर उपागम। तो कौन महिला सशक्तिकरण का उपागम से संबंधित है दोस्तों? तो वो हो जाएगा सी, हो जाएगा नीचे से ऊपर की ओर उपागम जो कि संरचना में लैंगिक संवेदनशीलता रूपांतरण का आह्वान करती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत में यह तर्क दिया कि निर्धनता श्रम के पर्याप्त कठोर विभाजन जिसने धनी का पक्ष लिया तथा निर्धन को हाशिए पर धकेला की अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था के विकास का एक प्रत्यक्ष परिणाम है? ए है विश्व व्यवस्था सिद्धांत ने, बी है उदारवाद ने, सी है नव उदारवाद, डी है उत्तर आधुनिकतावाद। तो किसने किया है दोस्तों? ये किसने जो है यह सिद्धांत जो है किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा विश्व व्यवस्था सिद्धांत से। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा विश्व व्यवस्था सिद्धांत से। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है। वेबलेन ने सामाजिक परिवर्तन के निर्णायकवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। उनके सिद्धांत को निम्नांकित में से किस नाम से जाना जाता है? ए है आर्थिक निर्णायकवादी, बी है प्रौद्योगिक निर्णायकवादी, सी है सांस्कृतिक निर्णायकवादी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वेबलेन किससे संबंधित है? सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत से? तो रेखीय सिद्धांत से संबंधित। सामाजिक परिवर्तन के जो है दो सिद्धांत आते हैं, एक चक्रीय आता है और एक जो है रेखीय आता है। चक्रीय में आप लोग जानते हैं कि कौन कौन है? स्पेंगलर है, सोरोकिन है, टाइनबी है और परेटो है। और इसमें जो है रेखीय में कौन आते हैं? रेखीय में आते हैं दोस्तों काम्ट आते हैं, काम्ट, वेबलेन आते हैं, मार्क्स आते हैं, स्पेंसर आते हैं और कौन? हॉब हाउस आते हैं। कौन आते हैं? हॉब हाउस आते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो है रेखीय सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत से संबंधित। कौन? वेबलेन जो है सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत से संबंधित है। तो इन्होंने जो है इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं दोस्तों? तो इनका ये जो है प्रौद्योगिकी को, जो सामाजिक परिवर्तन में सामाजिक परिवर्तन का कारण इन्होंने प्रौद्योगिकी को माना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, प्रौद्योगिक निर्णयवादी कहलाते हैं। इनके जो सिद्धांत प्रौद्योगिक निर्णयवादी या प्रौद्योगिकी निश्चयवादी सिद्धांत इन्होंने दिया है। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? वेबलेन की पुस्तक का नाम भी आप लोग याद रखिए। तो क्या है इनकी पुस्तक नाम? द थ्योरी ऑफ द लेजर क्लास। किसकी पुस्तक है दोस्तों? ये वेबलेन की पुस्तक है। द थ्योरी ऑफ द लेजर क्लास जो है वेबलेन की पुस्तक का नाम है। ठीक है दोस्तों, तो साथ में इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 है। निम्न में से कौन सा सामाजिक नियंत्रण का स्वरूप नहीं है? ए है चेतन और अचेतन, बी है सहयोग और संघर्ष, सी है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डी है सकारात्मक और नकारात्मक। तो सामाजिक नियंत्रण के स्वरूप कौन कौन से हैं दोस्तों? चेतन और अचेतन है, सहयोग और संघर्ष नहीं है दोस्तों, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष है, सकारात्मक नकारात्मक है, और दो कौन है? एक औपचारिक और अनौपचारिक भी होता है, और एक सहज नियंत्रण या संगठित सहज, संगठित या असंगठित नियंत्रण होता है, संगठित असंगठित होता है, और एक जो है लोकतंत्रात्मक या सत्तावादी नियंत्रण होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है सामाजिक नियंत्रण के स्वरूप है। चेतन और अचेतन किसने दिया है? चेतन और अचेतन जो है कूले ने दिया है, कूले से संबंधित है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कार्ल मैनहीम, सकारात्मक नकारात्मक किम्बालियंग, लोकतंत्रात्मक और सत्तावादी किससे संबंधित है? तो ये लेपियर है। सहज संगठित और असंगठित किससे है? तो गुरविच और मूर से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 23 का कौन सा इसमें स्वरूप नहीं? तो
कौन सा नहीं है, तो सहयोग और संघर्ष जो है नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ बी हो जाएगा, सहयोग और संघर्ष में नहीं आएगा सामाजिक नियंत्रण में। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किसने यह तर्क दिया कि जो व्यक्ति उपयुक्त नहीं स्थापित हो सके वे आगे बढ़ने के पात्र नहीं है? ए है ऑगस्ट काम्प ने, बी है हर्बर्ट स्पेंसर ने, सी है इमाइल दुर्खीम ने, डी है मैक्स वेबर ने। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे किसने यह तर्क दिया कि व्यक्ति उपयुक्त जो नहीं है वो जो है आगे नहीं बढ़ने का पात्र नहीं, तो वो है हर्बर्ट स्पेंसर। क्योंकि दोस्तों हर्बर्ट स्पेंसर सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत से संबंधित था, और इन्होंने सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत कहाँ से लिया, तो ये डार्विन के जैविक उद्विकास सिद्धांत से लिया है। जैविक उद्विकास सिद्धांत से जो है हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत जो है दिया है। डार्विक उद्विकास सिद्धांत में क्या था कि जो भी जीव जंतु जो है अपने को पर्यावरण में जो है पर्यावरण के अनुकूल नहीं स्थापित कर पाए, उनकी क्या मृत्यु हो जाती है, और जो है संघर्ष करके पर्यावरण के अनुकूल और पर्यावरण के साथ समायोजन कर सके, वो क्या आगे बढ़े, वो ही जो है पर्यावरण में अपने जीवन को स्थापित कर सके। तो ठीक इसी प्रकार हर्बर्ट स्पेंसर ने भी दोस्तों सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत को परिभाषित किया है। ठीक है, तो क्या है आंसर, क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी हो जाएगा, हर्बर्ट स्पेंसर ने जो है ये कहा है कि जो व्यक्ति अपने आप को स्थापित नहीं कर सका वो आगे बढ़ने के पात्र नहीं है समाज में। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, यदि सामाजिक गतिशीलता की दर निम्न है तो वर्गीय सुदृढ़ता एवं एकजुटता अधिक होगी, यह किसका कथन? ए है रुडोल्फ एम रुडोल्फ का, बी एंथोनी गिडेंस का, सी है एम.एन. श्रीनिवास का, डी है इमाइल दुर्खीम का। तो यदि सामाजिक गतिशीलता की दर निम्न है तो वर्गीय सुदृढ़ता एवं एकजुटता अधिक होगी, तो किसने कहा है? ये है आंसर डी हो जाएगा, इमाइल दुर्खीम ने कहा। इमाइल दुर्खीम की भी पुस्तक आप लोग दोस्तों याद रख लीजिए, क्या है? द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। ठीक है दोस्तों, ये इमाइल दुर्खीम की पुस्तक का नाम है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ। द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ जो है इमाइल दुर्खीम की पुस्तक है। ठीक है, साथ में इसको भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, मैकाइवर के सामाजिक प्रवरण के कार्यों में कौन सा सही नहीं है? ए है प्रत्यक्ष सामाजिक प्रवरण, बी है अप्रत्यक्ष सामाजिक प्रवरण, सी है सैनिक सामाजिक प्रवरण, डी है उपरोक्त कोई नहीं। तो मैकाइवर के सामाजिक प्रवरण के जो है कार्यों में कौन सा नहीं है दोस्तों? तो वो सैनिक सामाजिक प्रवरण नहीं है। कौन कौन है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सामाजिक प्रवरण जो है। तो आप ये दोनों याद रखिएगा, तीसरा तो अपने आप लोग सॉल्व कर लेंगे। सैनिक सामाजिक प्रवरण नहीं है, कौन कौन है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, एक पदार्थ जिसमें जीवाणु के साथ संयोजन करने और उन्हें फैगोसाइटोसिस के लिए अति संवेदनशील बनाने का गुण होता है, वह है? ए है भक्ष्य कोशिकी, बी है एप्सोनिन, सी है प्रेसिपिटिन, डी है ग्लूटिनिन। तो फैगोसाइटोसिस के लिए अति संवेदनशील बनाने का गुण किस में होता है दोस्तों? हो जाएगा एप्सोनिन। आंसर क्या हो जाएगा? 27 का बी हो जाएगा, एप्सोनिन। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को कहा जाता है? ए है संक्रमण, बी है उद्भवन शक्ति, सी है निसंक्रमण, डी है रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो लड़ने की क्षमता को, शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। और जो है रोगों को नष्ट करने की जो क्षमता को क्या कहते हैं जीवाणु को? तो वो निसंक्रमण कहेंगे। ठीक है दोस्तों, उसे नष्ट करने को निसंक्रमण कहेंगे और रोगों से लड़ने की क्षमता को रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, परिवार शब्द इनमें से किस लैटिन शब्द से बना है? ए है फेमस, बी है फेमसली, सी है फैमुलस, डी है फेमुसली। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे किस परिवार शब्द किस लैटिन शब्द से बना? तो वो फैमुलस से बना है। आंसर सी हो जाएगा, फैमुलस से बना है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है,
बाल विवाह समाप्त करने का उपाय है। ए है शिक्षा का प्रचार व प्रसार। बी है दहेज पर प्रतिबंध कानून लगाया जाए। सी है सही निर्णय लेने में सक्षम हो। डी उपयुक्त सभी। तो बाल विवाह समाप्त करने का उपाय क्या होता है? शिक्षा का प्रचार प्रसार होना, ये सही है। दहेज पर प्रतिबंध लगाना दोस्तों, और सही निर्णय लेने में सक्षम हो। यहाँ पे ऑल ऑफ एबव हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा सभी। ठीक है दोस्तों, बाल विवाह जो है अधिनियम अगर पूछे बाल विवाह एक्ट कब लाया गया था, तो पहली बार 1929 में लाया गया था, जिसे शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और किसके प्रयास से लाया गया था? तो वो हरविलास शारदा के प्रयास से यह लाया गया था। ठीक है दोस्तों, 1929 में। और इसमें कई बार संशोधन भी किए गए। कब? 1949 में, 1978 में और 2006 में। ठीक है दोस्तों, इसमें संशोधन हुए थे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों। जहाँ पति पत्नी एवं बच्चे ही मात्र एक साथ मिलजुल कर एक छत के नीचे रहकर एक ही रसोई में खाना पकाते हैं तथा खाते हैं, तो उसे कहते हैं। ए है संयुक्त परिवार, बी है सामुदायिक परिवार, सी है व्यक्तिगत परिवार, डी है समाज। तो जहाँ पति पत्नी हो और उनके क्या हो, केवल बच्चे ही हो और साथ मिलजुल कर एक ही छत के नीचे रसोई में खाना बनाते हो एक ही, तो वो क्या होंगे? तो वो व्यक्तिगत परिवार होंगे। ठीक है दोस्तों, 31 का सी हो जाएगा व्यक्तिगत परिवार। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों। परिवार नियोजन का कार्य करने का उद्देश्य मानव जीवन पर प्रतिबंध लगाना नहीं है, बल्कि उसको समृद्ध बनाना है। यह कथन है। ए है डॉक्टर GK अग्रवाल का, बी है डॉक्टर जॉन डी रॉकफेलर का, सी है डॉक्टर MK जायसवाल का, डी है डॉक्टर जॉन डी बघेल का। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे तो किसने दिया है? कहा है कि परिवार नियोजन का उद्देश्य मानव क्या है? जीवन पर प्रतिबंध लगाना नहीं, बल्कि उसको समृद्ध बनाना है। तो आंसर ए हो जाएगा डॉक्टर GK अग्रवाल। किसका स्टेटमेंट है ये? डॉक्टर GK अग्रवाल का है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है। निम्न में से क्या निम्न माध्यमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है? ए है सिलाई, बी है कढ़ाई, सी है पारिवारिक व्यवस्था, डी है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। तो माध्यमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम में कौन शामिल नहीं है दोस्तों? सिलाई शामिल है, कढ़ाई शामिल है, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता है, लेकिन परिवार व्यवस्था शामिल नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? सी, पारिवारिक व्यवस्था इसमें शामिल नहीं है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है। परिवार किस प्रकार की संस्था है? ए है सामाजिक संस्था, बी है सांस्कृतिक संस्था, सी है शैक्षणिक संस्था, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? परिवार किस प्रकार की संस्था? तो वो सामाजिक संस्था है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों। समग्रवादी सामाजिक नियोजन में सम्मिलित है। यह है तानाशाही सामाजिक नियोजन, दूसरा है साम्यवादी सामाजिक नियोजन, तीसरा है पूंजीवादी सामाजिक नियोजन, चौथा है समाजवादी सामाजिक नियोजन, पांचवा है प्रजातांत्रिक सामाजिक नियोजन। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे कौन सा इसमें जो है समग्रवादी सामाजिक नियोजन में सम्मिलित है? कौन कौन है? तो तानाशाही सामाजिक नियोजन और साम्यवादी सामाजिक नियोजन जो है समग्रवादी सामाजिक नियोजन में सम्मिलित है। तानाशाही और साम्यवादी में कौन कौन जो है, ये दोनों ही सम्मिलित है। जैसे आप एग्जाम्पल में याद रख लीजिए, वो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। क्या है? नॉर्थ कोरिया का जो है, जो शासन करता है, वो जो है इसका वहाँ पे क्या है? तानाशाही जो है वहाँ पे चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तानाशाही और साम्यवादी पहला और दूसरा हो जाएगा। ठीक है, वहाँ एक ही व्यक्ति के द्वारा शासन किया जाता है पूरा। भारत में नारी विकास एवं कल्याण हेतु राष्ट्रीय नीति कब बनाई गई थी? ए है 1975 में, बी है 1976 में, सी है 1978 में, डी है 1980 में। तो भारत में नारी विकास एवं कल्याण हेतु राष्ट्रीय नीति कब बनाई गई थी? तो वो 1976 में बनाई गई थी। आंसर क्या हो जाएगा? 36 का बी हो जाएगा, 1976 में। ठीक है, नारी विकास एवं कल्याण हेतु राष्ट्रीय नीति। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है। भारत में अनुसूचित जाति यह उदाहरण दिलाते हैं। ए है औपचारिक समूह का, बी है संदर्भ समूह का, सी है सामाजिक समूह का, डी है गौड़ समूह का। तो अनुसूचित जाति किसके उदाहरण दिलाते हैं दोस्तों? तो वह है सामाजिक समूह के। 37 का सी हो जाएगा, सामाजिक समूह के। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है।
भारत में मद्यपान की समस्या ने निम्नलिखित में से समाज के किस वर्ग को सबसे अधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है? ए है धनी वर्ग को, बी है पर्यटक वर्ग को, सी है मेहनतकश वर्ग को, डी है विद्यार्थी वर्ग को। तो किसको? तो मेहनतकश वर्ग को। जो मजदूर वजदूर होते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल में देख लीजिए, तो वो लोग क्या काम करने के बाद उनको एक जो है बॉटल ज़रूर चाहिए, मद्यपान करने के लिए एक बॉटल ज़रूर चाहिए होता है। तो यहाँ पे क्या उन्हीं लोग को क्या जो सबसे ज़्यादा कौन इसमें मेहनतकश वर्ग या गरीब वर्ग जो होते हैं ये इससे ज़्यादा जो है प्रभावित हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, मादक द्रव्य है। ए है वैध मादक द्रव्य का दुरुपयोग, बी है अवैध मादक द्रव्य का उपयोग, सी है ए व बी दोनों, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मादक द्रव्य क्या हो जाए, चाहे वैध हो या अवैध हो, मादक द्रव्य ही होते हैं। तो यहाँ पे सी हो जाएंगे ए एवं बी दोनों। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों, एपिडेमियोलॉजी क्या है? ए है बड़ी आबादी में रोग की घटना एवं उसके प्रसार का अध्ययन, बी है बड़ी आबादी में कुपोषण का अध्ययन, सी है बड़ी आबादी के लिए स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधानों का अध्ययन, डी है हैजा रोग के निदान एवं लक्षण का अध्ययन। तो एपिडेमियोलॉजी क्या होता है दोस्तों? तो बड़ी आबादी में रोग की घटना एवं उसके प्रसार का अध्ययन जो किया जाता है वो एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, आमतौर पर वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस क्या है? ए है एक आनुवंशिक प्रकृति, बी है एक गैर आनुवंशिक स्थिति, सी है जीवन शैलीगत बीमारी, डी है प्रकाश में अनावरण के कारण। तो वर्णांधता क्या है दोस्तों? ये एक आनुवंशिक प्राकृतिक बीमारी होती है। कौन? 41 का ए हो जाएगा, आनुवंशिक प्राकृतिक बीमारी। वर्णांधता हो गया और हीमोफीलिया हो गया, हीमोफीलिया हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। ठीक है दोस्तों, ये सभी क्या है? एक आनुवंशिक प्राकृतिक बीमारी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा, आनुवंशिक प्राकृतिक बीमारी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, एंजियोप्लास्टी से किस रोग का उपचार किया जाता है? ए है कैंसर का, बी है हृदय रोग का, सी है कुष्ठ रोग का, डी है मधुमेह का। तो एंजियोप्लास्टी किस रोग का उपचार किया जाता है इसमें दोस्तों? तो होता है हृदय रोग का। आंसर क्या हो जाएगा? बी, हृदय रोग का किया जाता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? ए है विटामिन B12, बी है विटामिन डी, सी है विटामिन ए, डी है विटामिन ई। तो कौन होता है दोस्तों रक्त के थक्के बनाने के लिए कौन सा विटामिन होता है? तो हो जाएगा विटामिन B12 हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा विटामिन B12। ऐसे विटामिन के भी होता है और विटामिन B12 भी। इसका जो है रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालामीन होता है, साइनोकोबालामीन होता है। ठीक है दोस्तों, B12 का रासायनिक नाम, इसमें कोबाल्ट जो है धातु पाई जाती है और इससे कौन सा रोग होता है? तो पर्नीशियस एनीमिया होती है। इससे कौन सा रोग होता है? पर्नीशियस एनीमिया होती है, पर्नीशियस एनीमिया जो होती है B12 की कमी से होती है। ठीक है दोस्तों, विटामिन डी का क्या रासायनिक नाम होता है? तो इसका नाम जो है कैल्सीफेरॉल होता है और इससे कौन से रोग होते हैं? तो इसकी कमी से तो रिकेट्स होता है बच्चों में, और वृद्धों में जो है ऑस्टियोपोरोसिस होता है, वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया होता है। विटामिन ई का क्या नाम है रासायनिक नाम? तो टोकोफेरॉल होता है और इसकी कमी से प्रजनन संबंधी जो है रोग होते हैं। ठीक है, विटामिन ए का क्या है रासायनिक नाम? तो रेटिनॉल होता है और इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? तो एक पहला तो रतौंधी होता है, रतौंधी होता है और जीरोफ्थैल्मिया भी होता है, जीरोफ्थैल्मिया होता है, बी डॉट स्पॉट भी होता है, बी डॉट स्पॉट भी होता है, जेरोसिस कार्निया होती है, जेरोसिस कार्निया होता है, जेरोसिस कंजक्टाइवा भी होती है, कंजक्टाइवा होती है। ठीक है दोस्तों, और केरेटोमलेशिया भी होता है, केरेटोमलेशिया भी होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, क्वेश्चन नंबर 44 है, गर्भाशयी नलिकाओं व अंडाशयों के विकार हैं। यह तीव्र डिंबवाहिनी। क्वेश्चन नंबर 44, गर्भाशयी नलिकाओं व अंडाशयों के विकार हैं। ए है तीव्र डिंबवाहिनी स्रोत, बी है अस्थानिक गर्भावस्था, सी है अबूल, डी है उपरोक्त सभी।
तो गर्भाशयी नलिकाओं और अंडाशयों के विकार कौन से है दोस्तों? तो अस्थानिक गर्भावस्था को कहते हैं। किसको कहते हैं? अस्थानिक गर्भावस्था या एक्टोपिक प्रेगनेंसी को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, जो फर्टिलाइज्ड जो ओवम होता है वो कहाँ पे स्थापित होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है, ना यूटेरस में, ना जाके फैलोपियन ट्यूब में जो है स्थापित होता है और वहीं बढ़ने लगता है। तो इसे ही क्या एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है। क्वेश्चन नंबर 45 है, मूल्यांकन के दौरान नर्स निम्नलिखित को दर्ज करती है। ए है गर्भाशय पेट को लगभग भर देता है। दूसरा है फंडस जिफाइड उपास्थि की नोक पर है। तीसरा है डायाफ्राम को ऊपर की ओर दबाया जाता है। चौथा है ये खोज गर्भावधि को इंगित करती है। तो ये किसके लक्षण है दोस्तों? ये इसमें इसका जो है किस में मूल्यांकन किया जाता है? तो ए है गर्भावस्था के 30 सप्ताह पे, बी है गर्भावस्था के 34 सप्ताह पे, सी है गर्भावस्था के 36 सप्ताह पे, डी है गर्भावस्था के 38 सप्ताह पर। तो ये कब किया जाता है दोस्तों? ये किसको इंगित कर रहा है? तो वो है गर्भावस्था के 34वें सप्ताह को ये इंगित करता है। ठीक है, ये जो सभी लक्षण है ये गर्भावस्था के 34वें सप्ताह को इंगित करते हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, मौखिक गर्भ निरोधक जन्म नियंत्रण कर पाते हैं क्योंकि ए है अंडाणु को मारते हैं, बी है डिम्बोसर को रोककर, सी है स्पर्म को मारकर, डी है स्पर्म और ओवा में अवरोध उत्पन्न करके। मौखिक गर्भ निरोधक जो होते हैं दोस्तों, जो गोलियां खा लेते हैं लोग, गोली खाते हैं, दवाएं जो होते हैं, दवाइयों की गोलियां जो खाते हैं लोग, तो उसमें क्या होता है, जन्म के नियंत्रण को रोकते हैं। तो इसमें मतलब वो क्या काम करते हैं, जो गोलियां होती है तो वो क्या करते हैं, डिम्बोसर को रोक कर जो है ओवल्यूशन को जो है ये क्या होते हैं, रोकते हैं। और इससे क्या होता है, जन्म नियंत्रण, जन्म में क्या होता है, नियंत्रण होता है। ठीक है, तो डिम्बोसर को रोक कर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 46 का बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न में से कौन से कारक आहार नियोजन को प्रभावित करते हैं? ए है आयु, बी है शारीरिक आवश्यकता, सी है व्यवसाय, डी है उपरोक्त सभी। तो कौन जो है आहार नियोजन को दोस्तों प्रभावित करते हैं? तो यहाँ पे सभी हो जाएंगे। आयु भी करती है, शारीरिक आवश्यकता भी करती है, व्यवसाय भी करते हैं, यहाँ पे सभी हो जाएंगे, डी उपरोक्त सभी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है। क्वेश्चन नंबर 48 है, अभिकथन। ए है बालकों में निजी भाषा प्रारंभिक संक्रांति परिवर्तन का प्रतीक है जिसमें वे सामाजिक तौर पर बातचीत करने के उत्सुक होते हैं। उसका कारण क्या होता है? जब छोटे बच्चे स्वयं से बातें करते हैं वे भाषा का प्रयोग अपने व्यवहार को नियंत्रित करने एवं स्वयं का मार्गदर्शन करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोनों ही, यहाँ पे क्या है, सही है। यहाँ पे दोनों ही क्या है, यहाँ सही है। तो यहाँ और इसकी ये सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही विवरण भी है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है। क्वेश्चन नंबर 49 है, व्यवहार करने का निश्चित, अस्थायी और विशिष्ट तरीका कहलाता है। ए है व्यवहार, बी है शील गुण, सी है आदत, डी है चरित्र। तो व्यवहार करने का निश्चित, अस्थायी और विशिष्ट जो गुण होता है, तरीका होता है, वो क्या कहलाता है दोस्तों? तो वो शील गुण कहलाता है। 49 का बी हो जाएगा, शील गुण कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, आदत के बारे में दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जब हम कोई कार्य जो है करते हैं और इसे किसी भी काम को एक बार करते हैं और इसे ही अपने जो है जीवन शैली में क्या है डेली करने लगते हैं और वही क्या करते करते वो क्या हमारी हैबिट बन जाती है। ठीक है दोस्तों, उसकी करने की, तो वो क्या आदत कहलाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, खसरा, गलछुआ और रुबेला के लिए MMR का टीका किस आयु में लगता है? ए है 3.5 माह में, बी है 9 से 12 माह में, सी है 15 से 18 माह में, डी है 16 से 24 माह में। पहले दोस्तों खसरा, गलछुआ और रुबेला जान लेते हैं। ये जो है ये लाइव वैक्सीन के एग्जाम्पल है। ठीक है दोस्तों, खसरा MMR जो होते हैं ये लाइव वैक्सीन होते हैं। ठीक है, लाइव वैक्सीन या जीवित टीके के उदाहरण होते हैं, लाइव वैक्सीन होती है। ठीक है दोस्तों, और ये जो है किस आयु में दिया जाता है? तो 15 से 18 माह में। आंसर क्या हो जाएगा? सी 15 से 18 माह में। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, BCG का टीका लगाने की आयु है। ए है जन्म के तुरंत बाद, बी है 3 महीने के बाद, सी है 15 महीने के बाद, डी है 6 महीने के बाद। तो BCG का टीका लगाने की आयु क्या है दोस्तों? तो जन्म के तुरंत बाद जो है BCG का टीका लगता है। अधिकतम इसे 1 वर्ष तक लगा सकते हैं और अगर जो है हम 1 महीने से पहले इसको देते हैं, 1 मंथ एक पहले देते हैं दोस्तों
1 मंथ पहले तो इसमें 0.05 ml देते हैं। अगर 1 मंथ के बाद देते हैं इसे तो 0.1 ml देते हैं, ठीक है। 0.1 ml जो है 1 मंथ के बाद अगर देते हैं तो देते हैं, अगर 1 मंथ जो है पहले देते हैं तो 0.05 ml देते हैं। और इसको कैसे देते हैं, तो इसे जो है इंट्रा मस्कुलर देते हैं, ठीक है दोस्तों। इंट्रा मस्कुलर दिया जाता है BCG का वैक्सीन, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी इंट्रा मस्कुलर नहीं, इंट्रा डर्मल दिया जाता है इसे, जो है BCG का टीका जो है दोस्तों इंट्रा डर्मल दिया जाता है, इंट्रा डर्मल दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। इंट्रा डर्मल दिया जाता है BCG का वैक्सीन, त्वचा में दिया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 है। यहाँ पे आंसर मैंने बताया दोस्तों, ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जन्म के तुरंत बाद। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही रहे, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद। और जाते जाते दोस्तों चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ठीक है। धन्यवाद।